इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मीना, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक गुप्त साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। आज हम रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। रामगुप्त के विषय में एक नाटक लिखा गया है जिसे नाट्य दर्पण नाम है। वह रामचंद्र और गुणचंद्र द्वारा लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि रामगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ध्रुव देवी इनकी पत्नी थी। रामगुप्त जो है एक निर्बल शासक थे। शक राजाओं ने जब गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था तो रामगुप्त उनसे हार गए थे और इससे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने फ़ायदा उठाया और रामगुप्त की हत्या करके वे गद्दी पर बैठ गए थे। रामगुप्त ने तांबे के सिक्के चलाए थे। मुद्राओं के लेख जो हैं वो गुप्त लिपि में लिखे हैं। इस पर गरुड़ ध्वज का भी प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। इनका कार्यकाल 375 ईस्वी से 418 ईस्वी तक माना जाता है, लगभग 43 वर्ष। इनको अनेक नामों से पुकारा गया है। सांची अभिलेख में इन्हें देवराज, वाकाटक राजा, प्रवरसेन, सैकिन के अभिलेख में इन्हें देवगुप्त, देवश्री। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इनकी 2 पत्नियां थीं, ध्रुव देवी और कुबेर नागा। वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी शक्ति को दृढ़ इन्होंने किया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने नागराज की लड़की कुबेर नागा से विवाह करके उत्तर और मध्य भारत में अपनी शक्ति दृढ़ की थी। अपनी लड़की प्रभावती का विवाह दक्षिण के वाकाटक राजा रुद्रसेन सेकंड से करके इन्होंने दक्षिण में अपनी शक्ति मजबूत की थी। अब है शकों पर विजय। विक्रमादित्य के राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी पश्चिमी मालवा, गुजरात, काठियावाड़ के शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को पराजित किया इन्होंने। विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो शक विजय के पश्चात इन्होंने धारण की थी। विक्रमादित्य को शकारी या शकों का शत्रु भी कहा जाता है। इस विजय के बाद भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विदेशी राज्य कहीं भी नहीं रहा। अब है पूर्वी बंगाल पर विजय या वंग पर विजय। यह विक्रमादित्य की महत्वपूर्ण विजय थी। महरौली स्तंभ पर चंद्र नाम के राजा की प्रशस्ति खुदी हुई है। इन्होंने बल्ख और तुर्किस्तान पर भी विजय हासिल की थी। अब है इसकी शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च जो पद था वो सम्राट का होता था। सलाह के लिए मंत्री होते थे। राजा निरंकुश नहीं था। प्रांतीय शासन, उस काल में प्रांतों को मुक्ति या देश कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत का एक प्रांतपति होता था और प्रांत जो है वो जिले में बटा होता था। जिलों को विषय या प्रदेश कहा जाता था। जिलों के शासक जो हैं वो विषयपति कहलाते थे। विषय के बाद जो है नगरों और ग्रामों की गणना होती थी और ग्राम का शासक जो होता था वो ग्रामिक कहलाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वप्रथम प्रांत, फिर जिला और फिर ग्राम। अब है न्याय व्यवस्था। न्याय के अधिकारी जो है दंडनायक कहलाते थे। पुलिस के अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था और सेना के बड़े अधिकारी को बलाध्यक्ष या महासेनापति कहा जाता था। समस्त न्यायालय 4 भागों में विभक्त किया गया था। पहला है कुल, दूसरा श्रेणी, तीसरा गण और चौथा राजकीय न्यायालय। चंद्रगुप्त सेकंड की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन भी उनका एक प्रमुख नगर था और यह बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था।
अब देखते हैं वहाँ के सिक्के। प्राप्त सिक्कों से ये पता चलता है कि उसने विक्रम, विक्रमांक और विक्रमादित्य के विरुद्ध यानी उपाधि धारण किए थे या की थी। उसने 5 प्रकार के सिक्के चलाए थे। धनुष वाले सिक्के, एक और गरुड़ है इसमें और दूसरी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई है, आकृति बनी हुई है। सिंहवध वाले सिक्के, जिसमें एक और सिंह को, राजा को सिंह मारते हुए दिखाया गया है और दूसरी ओर सिंह वाहिनी दुर्गा की आकृति है। इसके अतिरिक्त उसने सिंहासन, छत्र, घुड़सवार वाले सिक्के भी चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए। उनके अभिलेखों में 5 निम्न प्रमुख अधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं, जिसमें है सन कानिक यानी सामंत, आम्र का द्रव, सांची में समुद्रगुप्त का सेनापति था ये और ये बौद्ध अनुयायी था। शाबवीर सेन, ये विदेश और युद्ध मंत्री थे। शिखर स्वामी, मंत्री और कुमारामात्य। महाराज श्री गोविंद गुप्त, तीर मुक्ति या तिरुहत का राज्यपाल था। अब देखते हैं वहाँ की आर्थिक व्यवस्था। व्यापार उन्नत था। उज्जैन व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। बंगाल, पूर्वी बंगाल से सूती वस्त्र, पश्चिमी बंगाल से रेशम, बिहार से नील, हिमालय से सुगंधित लकड़ियाँ, कश्मीर से कपूर, संदल, मसाले पश्चिमी बंदरगाहों में पहुंचकर वहां से निर्यात किए जाते थे। रोम से इन वस्तुओं के बदले में सोने का आयात होता था। सामाजिक दशा, कला और साहित्य, लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा था। विक्रमादित्य विद्या प्रेमी थे। उनके राज्यकाल में संस्कृत ने बड़ी उन्नति की थी। उनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। महरौली का लौह स्तंभ इसी काल में बना था। वह विष्णु के परम भक्त थे। उसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी और कालिदास जो है नवरत्नों में से एक थे। चीनी यात्री फायान द्वारा भारत की आर्थिक दशा का वर्णन किया गया है, जिसमें इनका जिक्र है। चीनी यात्री फायान जो है वो 400 से 411 ईस्वी तक यहाँ पर रहे थे। वह बौद्ध तीर्थों की यात्रा करने और बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रह करने के लिए भारत आए थे। वह शान, कार, खोतान, कारागर, तक्षशिला, पुष्करावती आदि स्थलों की उन्होंने यात्रा की थी। चंडाल नगर से बाहर रहते थे, जिन्हें कि हम दरिद्र मानते थे उस समय। फायान ने रथ यात्रा का वर्णन भी किया है। 4 पहियों के 5 मंजिला रथों में मूर्तियों के जुलूस निकाले जाते थे, ऐसा फायान ने वर्णित किया है। उपज का एक भाग राजा को देना होता था। पाटलिपुत्र के महलों को देखकर उसने कहा कि यह संभवतः देवताओं द्वारा बनाया गया होगा, इतना सुंदर महल उन्हें लगा था। फायान पाटलिपुत्र में 3 वर्ष बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए रहे और उसने जो है पाटलिपुत्र में एक 20 बैलों वाला रथ भी देखा था। फायान ने संकाशय, कपिचा यानी काव्यकुंज, कन्नौज, अयोध्या, साकेत, श्रावस्ती, वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, नालंदा और सारनाथ की भी यात्राएं की थी। फायान लंका और तामुलक, जो कि बंगाल का बंदरगाह है, वहाँ पर वो 2-2 वर्ष भी रहे। फायान का यात्रा वृत्तांत जो है फी क्वी की नामक ग्रंथ में लिखा गया, या ग्रंथ के रूप में उन्होंने इसे लिखा है अपने भारत वर्णन को। फायान के अनुसार मृत्युदंड का विधान उस समय नहीं था और
चीन से आने और वापस जाने में उन्हें कुल 15 वर्ष का समय लगा था। तो ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का। तो यहाँ पर हम चंद्रगुप्त द्वितीय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।